बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आज एक नए सवाल के साथ हम हाजिर हैं, जिसके हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन का एक नया क्वेश्चन देखेंगे किसी एयर का। तो बल्कि एयर तो मैं लिख चुका हूँ, एयर मैं मेंशन कर चुका हूँ बोर्ड पे। अगर आप देखें, ये है 2013 प्राइवेट का। स्टूडेंट दिख रहा है 2013 प्राइवेट का क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट। एक चीज़ अच्छा 6 का भी जो है स्टूडेंट बी पार्ट है, ध्यान में रखिएगा इसका, क्योंकि इसमें दो पार्ट आए। बी पार्ट है, ए पार्ट में स्टूडेंट कुछ थ्योरी पूछी है, कुछ चेक्स के बारे में उन्होंने पूछा है कि ये चेक्स क्या होते हैं, डिटेल क्या होती है, और वो चेक्स की डिटेल में आपको शुरू के लेक्चर में बता चुका हूँ। जैसे कि उन्होंने पूछा है अनप्रेजेंटेड चेक्स क्या होता है, आउटस्टैंडिंग क्या होता है, अनक्लियर क्या होता है, हर चेक के बारे में मैं आपको डिटेल बता चुका हूँ। राइट, वहाँ से भी सुन के आप लिख सकते हैं, या बोलेंगे तो फिर मैं आपको व्हाट्सएप पे आपको इनकी जो है डेफिनेशन कह लें या इनकी डिस्क्रिप्शन है, मैं लिख कर दे दूँगा। राइट, एनीवेज तो वो सॉल्व कर लेंगे। इसका बी क्वेश्चन है और वो आज हम सॉल्व कर रहे हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन। राइट स्टूडेंट, कंटिन्यू क्लास हो रही होती है स्टूडेंट, देखने में कंडीशन ऐसी कुछ हो जाती है, क्योंकि हम पूरी कोशिश करते हैं आपके लिए वॉइस की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, आवाज़ बेहतर हो, क्योंकि आवाज़ से ही आपको सुनना है। राइट, ओके तो इस वजह से यकीनन बड़े उस पीसफुल माहौल में हमें क्लास लेना होती है। पंखे वंखे फैन ऑफ करना होता है, फैन हमको टोटली, तो शायद ये कंडीशन हो जाती है। लेकिन बहरहाल आप लोगों के लिए तमाम क्लासेस अरेंज की जा रही है स्टूडेंट, राइट, ताकि आप घर पे बैठ के सुकून से हर बात को बड़े तहम्मुल से समझ सकें, सुन सकें। कोशिश हमारी ये होती है कि आपका कोई भी सवाल, लेकिन हम आपके सवाल जानते हैं, इतना टीचर्स का तो एक्सपीरियंस होता है कि वो क्या सवाल करेगा, उसके जहन में क्या सवाल आता है। यकीनन हमारी कोशिश यही होती है कि हम आपका ही सवाल खुद ही रेज करें और उसका जवाब दे दें आपको इसी लेक्चर में। मैक्सिमम टाइम कोशिश यही होती है ताकि आप लोगों को हमसे सवाल पूछने की जरूरत ही ना पड़े इंशाल्लाह। लेकिन आपको पता है एनी टाइम आप लोग कभी भी कोई क्वेश्चन हो, आप फिर भी जब चाहे पूछ सकते हैं, कोई भी मसला हो। लेकिन बावजूद इसके पूरी कोशिश होती है कि आपके लेक्चर में ही आपके तमाम सवाल के जवाब कवर हो जाएं। क्वेश्चन नंबर मैंने उठाया है 2013 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट। मैंने स्ट्रक्चर बना दिया है, कंपनी का नाम है इसमें सोना चांदी लिमिटेड। मैं पढ़ दूं जरा, लिखा हुआ है द इंफॉर्मेशन लिस्टेड बिलो इज अवेलेबल इन reconciling bank balance for the Sona Chandi company on December 31st 2013. राइट सर, हमारी ये कंपनी, इसका नाम है सोना चांदी। राइट, एक बड़ा मशहूर ड्रामा आता था बहुत पहले, ओके बहुत पहले, शायद नाम अब आपने सुना होगा। इसका नाम था सोना चांदी, पर उसी नाम पे कंपनी का नाम रखा गया है। स्टूडेंट, फर्स्ट ट्रांजैक्शन में यकीनन आपको पता है, शुरू की पहली और दूसरी ट्रांजैक्शन में या फर्स्ट में ही वो हमेशा दोनों बुक के बैलेंसेस बताएगा। बात फिर रिपीट कर रहा हूं मैं ताकि याद आ जाए। अगर कैश बुक और पासबुक के बैलेंस के साथ ना कोई साइड मेंशन है, साइड का मतलब होता है डेबिट क्रेडिट, ना कोई साइन मेंशन है, साइन का मतलब होता है पॉजिटिव नेगेटिव, राइट, या प्लस माइनस या फेवरेबल या अनफेवरेबल, अगर कोई भी इस तरह की बात उनके बैलेंसेस के साथ मेंशन ना हो तो स्टूडेंट याद रखिएगा दोनों बुक्स पॉजिटिव बैलेंस शो कर रही होती हैं। राइट, और पॉजिटिव कहां होती है ये भी याद रखिएगा हमेशा। कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस हमेशा डेबिट साइड में मिलेगा और पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड में मिलेगा। राइट, तो ट्रांजैक्शन देखिएगा, 5 ईयर्स अगर है तो बहुत अच्छी बात है, वहीं ओपन करके देख लीजिएगा। लेकिन फिर भी मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं, एक एक ट्रांजैक्शन एक आपके साथ शेयर करूंगा और उसको आगे डिस्कस करूंगा। राइट, और उसकी ट्रीटमेंट करूंगा। तो इस तरह इंशाल्लाह ये सवाल बड़ा अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। देखिएगा स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट, ये मैंने ऊपर पहली ट्रांजैक्शन जो थी ऊपर तो पढ़ ली, सोना चांदी कंपनी। उसके बाद नंबर 1 अगर देखें, लिखा है The bank statement of December 30 indicate a balance rupees 10,034 rupees 70 paisa. However, bank account showed a balance of rupees 12,761.94 पैसा। सही स्टूडेंट, ये पहली ट्रांजैक्शन देखें, इसमें दोनों बुक के बैलेंस दे रहे हैं। वो ये कहता है कि 30 दिसंबर को जब हमने बैंक से बैलेंस पूछा तो बैंक स्टेटमेंट बैलेंस बोलता है कि मेरे पास इस वक्त जो बैलेंस है वो है 10,034 रुपीज 70 पैसा।
ओके, और कहता है उसी वक्त बैंक का अकाउंट हमारे पास जो बैलेंस शो कर रहा था 12,761.94 पैसा, राइट स्टूडेंट? जी स्टूडेंट, तो पहली ट्रांजेक्शन देखिए जिसके अंदर दोनों बुक के बैलेंसेस शो किए। बैंक हमें बता रहा है कि इस वक्त मेरे पास बैलेंस है 10,034.70 और हम कहते हैं हमारी बुक बोल रही है, कैश बुक कह रही है 12,761.94 इंग्लिश में बोल दूँ। आप लोग माशाल्लाह से उर्दू काउंटिंग आप लोगों को बहुत कमज़ोर है, आप लोगों की मैंने अक्सर देखा है। तो कैश बुक का जो बैंक का बैलेंस है 10,034.70 और बैंक का जो बैलेंस दिया हुआ है, सॉरी कैश बुक में जो बैलेंस हमारा शो हो रहा है 12,761.94 अच्छा, एक चीज नोट कीजिएगा स्टूडेंट, बैलेंस एज पर कैश बुक का बैलेंस शो हो रहा है स्टूडेंट 12,761.94 और अगर पासबुक का बैलेंस चेक करते हैं तो वो बोलता है हमसे 10,034.70। यकीनन जब मैं सवाल अक्सर ऐसे कराता हूँ, पैसे वाले अक्सर कहते हैं सर पैसे को क्या काउंट कर रहे हैं आप, राइट? पैसे को क्यों काउंट कर रहे हैं? तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि बैंक रिकंसिलिएशन का मतलब यही है कि आपने 100% दोनों किताबों के बैलेंस सेम करना है। आप इस बात को ना देखें कि वो रुपीस में सेम करना है या पैसे में, हमेशा चाहे वो पैसा हो या रुपीस हो दोनों अमाउंट सेम होना चाहिए, राइट? देखिएगा अगर पैसा भी, इवन हम रुपए की बात तो बहुत दूर की बात है, अगर मेरे बैंक से एक पैसा भी कम हो रहा है, एक पैसा भी कम हो रहा है और मुझे नहीं पता, तो यकीनन ये मेरा राइट है कि मैं बैंक से पूछूं कि मेरे अकाउंट से एक पैसा किस लिए कम हुआ है, राइट? ये मेरा राइट है। ओके, मैं इसकी छोटी सी आपको एक किस्सा सुनाऊं। रियल किस्सा है कि अमेरिका में एक बंदा था, वो एक बैंक में काम करता था स्टूडेंट। वो करता क्या था, वो अक्सर कस्टमर्स के जो चेक्स आते थे डिपॉजिट होने बैंक में और उनके साथ रखा होता था पैसा, जिसको पैनी कहते हैं, आप लोगों को पता है हमारे यहाँ पैसा वो पैनी कहलाते हैं। तो होता क्या था कि किसी चेक के साथ लिखा होता था $5,250.70, राइट? किसी का 40 पैनी, राइट, 30 पैनी। वो करता क्या था स्टूडेंट कि वो हर चेक के जो पैनी होते थे, मतलब जो पैसा होता था, उस पैसे को वो ट्रांसफर अपने अकाउंट में कर दिया करता था और बाकी ओवरऑल अमाउंट जो होता था वो इनके अकाउंट में रह जाता था। वो पैसा इतना छोटा सा होता था, यकीनन इग्नोर हो जाता है, लोग इसको नहीं देख पा रहे होते हैं। इतने लाखों के, करोड़ों या हजारों रुपए की जब ट्रांजैक्शन होती है उसमें ये पैसे इतने मायने नहीं रखते, नहीं समझ में आता। वो इस तरह उन पैनी को जमा करता रहा। एक दफा एक कहते हैं बिजनेसमैन को अपनी ट्रांजैक्शंस के अंदर हर ट्रांजैक्शन में जो पैनी आता था किसी कस्टमर से, तो उसमें वो उसके अकाउंट में वो पैनी गायब होता था, मतलब वो पैसे नहीं आते थे। लेकिन कोई इतना बड़ा उसके लिए मैटर नहीं था। सो उसके हिसाब से उसके अकाउंट से $100 कटे होंगे पूरे 2-4 साल में। लेकिन उसको शक हुआ, उसने मैनेजर से बात की और जब मैनेजर ने उसको इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला जो वो साहब थे जो इस चेक को क्लियर करते थे, उनके अकाउंट में लाखों डॉलर जमा हो गए थे उस पैनी को डिटेक्ट करते करते। वो मिसाल दी जाती है ना, कतरा कतरा दरिया बनता है, तो बस यही बात थी। ये केस हो चुका है रियल में। तो स्टूडेंट बिल्कुल आप अपने पैसे का भी ख्याल रखें, राइट? आपका एक पैसा भी कम या ज्यादा होता है तो आपके पास राइट है कि अपने बैंक से पूछ सकते हैं कि पैसे बढ़ रहे हैं तो क्यों, पैसे कम हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं। क्लियर है स्टूडेंट? शाबाश। ये तो बैलेंस से चले जी स्टूडेंट। आगे देखते हैं, अगली ट्रांजेक्शन देखते हैं। और याद रखिएगा पैसों में ये दिया हुआ है तो उसका मतलब नीचे आगे शायद पैसों में ही आंसर आए, और पैसों में भी अगर आंसर आए दोनों बुक का फाइनली एडजस्टेड, उनमें अमाउंट तो सेम होगा, उनके पैसे भी बिल्कुल 100% एक्यूरेट होना चाहिए, सेम होना चाहिए, राइट? अच्छा जी, पहले सेकंड ट्रांजैक्शन देखते हैं क्या कह रहा है स्टूडेंट, सुनिएगा। सेकंड ट्रांजैक्शन में कह रहा है स्टूडेंट, कैश रिसीट ऑफ ₹5846.20 डिपॉजिटेड इनटू बैंक at December 31st did not appear among the deposits। स्टूडेंट दिख रहा है सेकंड ट्रांजैक्शन, थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं। सेकंड ट्रांजैक्शन पे जरा नजर रखिएगा, देखिए, राइट, शाबाश जी स्टूडेंट। पहली ट्रांजैक्शन में कहता है ये आपसे
कि cash receipt of 5846.20 deposit to the bank at December 31st did not appear among the deposit. देखिए आपको ये वो तमाम चेक जो मैंने शुरू में बताए थे उन्हीं से रिलेटेड बातें होती हैं, थोड़ा सा उनको ध्यान में रखा करें तो सब आपको समझ में आ जाएगा। वो कहता है कि हमने कैश डिपॉजिट करवाया था 5846.20 समथिंग ये अमाउंट जो 13 सवाल में, ये हमने बैंक में डिपॉजिट करवाया था स्टूडेंट, राइट। ऑफ कोर्स जब हमने बैंक में हम डिपॉजिट के लिए भेज दिया होगा, डिपॉजिट के लिए दे दिया होगा, तो अपनी कैश बुक में तो उसको ऐड कर लिया होगा, इजंट इट, राइट, हमने ऐड कर लिया होगा। लेकिन हुआ क्या, कहते हैं कि जब हमने बैंक स्टेटमेंट मंगवाई 31 दिसंबर को, तो हमारे डिपॉजिट साइड में, राइट, जो डिपॉजिट साइड थी यकीनन वो पैसा डिपॉजिट में होना चाहिए था, ऑफ कोर्स होना चाहिए था, लेकिन कहते हैं कि वहां पे अपीयर नहीं हो रहा था। बैंक से पूछा तो हो सकता है बैंक की, देखें 2-3 रीजन मैंने बताई थी कि हो सकता है वो आपके पास लेट आया हो, या हो सकता है वो अभी डिपॉजिट बैंक में पहुंचा ही ना हो। बहरहाल उसकी 2-3 रीजन लिख सकते हैं, दोनों वैलिड होंगी, दोनों को एक्सेप्ट किया जाएगा। यहाँ पे क्या होता है कि जो डिपॉजिट आपने भेज दिया हो लेकिन किसी वजह से बैंक में अपीयर ना हो, तो हम उसको डिपॉजिट इन ट्रांजिट ही मान सकते हैं, उसको हम लास्ट डे डिपॉजिट भी मान सकते हैं, राइट, ओके, दोनों एक्सेप्टेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप इसको ऐड कर लें, क्योंकि डिपॉजिट ट्रांजिट के नाम से ऐड कर लें, ओके। और डिपॉजिट इन ट्रांजिट ये कहां पे ऐड होता है स्टूडेंट, पासबुक में सर ऐड होता है, कितना 5000 समथिंग देख लें, 5846.20 प्लस होगा। प्लस के आपको पता है हम बगैर ब्रैकेट के जो अमाउंट शो करते हैं वो प्लस हो रहा होता है। अगली ट्रांजैक्शन देखते हैं, राइट स्टूडेंट। अगली ट्रांजैक्शन में क्या है, 3 देखिएगा स्टूडेंट, 3 दिख रही है आप लोगों को, इजी लिखा हुआ है, आउट ऑफ द चेक इशूड इन दिसंबर 2 checks अमाउंटिंग टू ₹1938.56 पैसा वर नॉट इंक्लूडेड अमंग पेड चेक। क्लियर स्टूडेंट, राइट स्टूडेंट। जैसे कि ऊपर वाली ट्रांजैक्शन में ये बताया कि हमने चेक जमा या कैश जमा कराया था, बैंक में डिपॉजिट शो नहीं हो रहा था। सेम इसी तरीके से हम क्या करते हैं, पूरे महीने अपने सप्लायर को या अपने क्रेडिटर्स को जिनको पेमेंट करनी होती है उनको चेक इशू कर देते हैं, राइट। हम चेक इशू करते ही हमारा काम क्या होता है, राइट, क्या काम होता है कि हम फौरन अपनी कैश बुक से माइनस कर लेते हैं। हमें पता ही है हमारा सप्लायर आज नहीं, कल नहीं, हफ्ते डेढ़ हफ्ते के बाद जाके बैंक से पैसे ले लेगा। जब बैंक से पेमेंट कर लेगा तो बैंक ये हमारे अकाउंट से माइनस कर देगा। तो हुआ ये कि हमने 2 चेक, बहुत सारे चेक भेजे थे, बहुत सारे भेजे होंगे, 10-12 जो भी हो नंबर ऑफ चेक, लेकिन हुआ क्या स्टूडेंट कि हमारे उन तमाम चेक्स में जो हमने इशू करे थे इस महीने, उनमें 2 चेक्स ऐसे थे, 2 चेक्स ऐसे थे जिनका टोटल अमाउंट मिला के उसने एक साथ बता दिया 1938.56। उसने कहा कि 2 चेक ऐसे थे जिनकी वैल्यू 1938.56 बनती है। ये चेक बैंक की पेमेंट साइड पे, यानी कि बैंक के जो पेड वाली साइड होती है, जो विड्रॉ साइड होती है, उसमें ये अपीयर ही नहीं हो रहे थे, शो ही नहीं हो रहे थे, राइट। इसका सीधा सीधा क्या मतलब है स्टूडेंट, अगर आप चेक इशू कर चुके हो पार्टी को, लेकिन अगर वो एंड ऑफ दी मंथ उसमें बैंक में पहुंचे ही ना, प्रेजेंट ही ना हो, लेकिन शो ही नहीं हो रहे होंगे, तो क्या मतलब है, सिंपल मतलब है कि बैंक में वो दोनों चेक्स या वो दोनों सप्लायर अभी तक बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुए अपनी पेमेंट के लिए। तो क्या कहते हैं ऐसे चेक्स को, अनप्रेजेंटेड चेक्स। याद आया, अनप्रेजेंटेड यानी कि आउटस्टैंडिंग भी कहते हैं। तो क्या करते हैं स्टूडेंट, सब्जी लेस करते हैं, शाबाश। इसको हम कहेंगे, ये दोनों चेक अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए तो इनको कहेंगे अनप्रेजेंटेड चेक्स। इसको माइनस करेंगे हम पासबुक से, 1938.56 माइनस किया जाएगा, राइट स्टूडेंट, शाबाश। ये अमाउंट हमारी तीसरी ट्रांजैक्शन हो गई। नंबर 4 देखिएगा स्टूडेंट, देखिए नंबर 4 स्टूडेंट, 4 पढ़िएगा आप लोग जरा, मैंने कर दिया क्लियर। 4 में लिखा है, अ सर्विस चार्जेस फॉर ₹40 बाय एरर डिडक्टेड बाय द बैंक फ्रॉम द अकाउंट ऑफ सोना चांदी कंपनी इंस्टेड ऑफ चांदी कंपनी। दिख रहा है स्टूडेंट, दिख रहा है, शाबाश। तो स्टूडेंट देखिएगा यहाँ पे क्या है,
अच्छा, कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट हमारे बड़े जल्दी और जज्बाती होते हैं, बड़े इमोशनल होते हैं। वो बाज़ दफ़ा सिर्फ किसी भी चेक का या किसी भी एरर का नाम देखते ही फ़ौरन कैलकुलेशन या फ़ौरन उसकी पोस्टिंग करना शुरू कर देते हैं। उसको तफसील से नहीं पढ़ते ट्रांजेक्शन्स के आगे क्या हो रहा है। जैसे इसकी मिसाल दे रहा हूँ स्टूडेंट, सर्विस चार्जेस आ रहा है, बैंक डिडक्टेड सर्विस चार्जेस 40 रुपीज़ लिखा हुआ है। हमने बोला यार, जैसे स्टूडेंट ने बड़ा इमोशनल हो गया, सर्विस चार्जेस तो सर ने 50 दफ़ा कहा कि सर्विस चार्जेस कैश बुक से माइनस होंगे ना। बिल्कुल मैंने कहा है, मैं अपनी बात से नहीं डिनाई कर रहा, बिल्कुल माइनस होते हैं। लेकिन ज़रा गौर तो करो, ट्रांजेक्शन में लिखा हुआ क्या है। लिखा हुआ यह है कि जो सर्विस चार्जेस हैं, अब मैं फिर पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। लिखा है सर्विस चार्जेस फॉर ₹40 बाय द एरर डिडक्टेड बाय द बैंक। बैंक से गलती से माइनस हो गए, लेस कर लिए बैंक ने फ्रॉम द अकाउंट ऑफ सोना चांदी, यानी कि हमारी सोना चांदी कंपनी से माइनस कर लिए। वो गलती हो गई तो क्या गलती हो गई, बोलता है आगे, इंस्टेड ऑफ चांदी कंपनी, बजाय चांदी कंपनी के। देखें, एक बात ध्यान में रखिएगा, बैंक एक जनरल आपकी वो है, कहना चाहिए एक जनरल होता है बैंक, वो सबके लिए ओपन होता है। एक ही बैंक में हजारों कस्टमर्स के, क्लाइंट के अकाउंट ओपन होते हैं, और बाज़ दफ़ा आपके क्लाइंट के नाम भी, कंपनी के नाम भी बड़े रिजम्बलेंस होते हैं, मिलते जुलते होते हैं, राइट, ओके, मैच कर रहे होते हैं, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। तो उसकी वजह से अक्सर बैंक से ये मिस्टेक या एरर हो जाता है कि वो गलत कस्टमर के अकाउंट से, यानी कि किसी और कस्टमर के अकाउंट से पैसे प्लस या माइनस करने की बजाय किसी और में कर देते हैं। सेम यही सिचुएशन यहाँ पे भी क्रिएट हुई है, क्या स्टार्ट हुई है कि क्या हुई है कि बैंक से गलती से 40 रुपए हमारी कंपनी से सर्विस चार्जेस के माइनस हो गए, जबकि वो 40 रुपए बेसिकली थे किसके, सिर्फ चांदी कंपनी के। वहाँ चांदी कंपनी भी मौजूद थी और हमारी कंपनी थी सोना चांदी। बैंक के अकाउंटेंट या बैंक का कैशियर जो उसको माइनस कर रहा था, उससे गलती में, जल्दी में हमारी कंपनी से माइनस हो गए। अब जब उसको हमने एंड पे इस बात को क्लियर कराया कि ये 40 रुपए हमारे तो सर्विस चार्जेस है नहीं, बैंक को रियलाइज हो गया, हाँ यार ये गलती से आपके अकाउंट से काट लिए, बेसिकली ये सिर्फ चांदी कंपनी से माइनस होने थे। वो उसके साथ तो जो भी करे चांदी कंपनी से, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, हमें तो अपनी बुक से ही कराना है। तो हम बैंक को क्या कहेंगे, तो भैया सही कर दो, मेरे अकाउंट में 40 रुपए जो गलत लेस करके बैठे हो वापिस मेरे अकाउंट में ऐड कर दो। बोलेगा हाँ सॉरी मैं करता हूँ। तो बैंक क्या करेगा, अपनी गलती को मानते हुए मेरे अकाउंट में दोबारा, यानी कि पासबुक में 40 रुपए क्या करेगा स्टूडेंट, ऐड करेगा। एरर लिख देना, एरर के आगे लिख देना सर्विस चार्जेस। तो ये अमाउंट 40 रुपए पासबुक में ऐड होंगे। क्लियर स्टूडेंट, शाबाश। अगली ट्रांजेक्शन देखते हैं। पांचवी ट्रांजेक्शन देखिएगा स्टूडेंट जरा तफसील से, क्लोज कर देता हूं मैं। लिखा है द पेड चेक रिटर्न बाय बैंक डिस्क्लोज एन एरर दैट अ चेक ऑफ ₹504 हैड बीन recorded as ₹50.40 in cash book। देखिए ट्रांजेक्शन स्टूडेंट, चलें जी अब इसको डिस्कस करते हैं कि क्या इसमें गलती हुई है। जी स्टूडेंट, अब देखिए क्या सिलसिला है। अब कहता है कि आप पेड चेक रिटर्न बाय द बैंक डिस्क्लोज एन एरर दैट अ चेक ऑफ ₹504 हैड बीन रिकॉर्डेड एट ₹50.40 इन अ कैश बुक। देखिए हमने चेक इशू करे थे पार्टीज को, बहुत सारे लोग, है ना, बिल्कुल। अभी पिछले वाले में ये हुआ कि चेक इशू तो करे थे बहुत सारे, लेकिन 2 चेक प्रेजेंट ही नहीं हुए, अपीयर ही नहीं हुए उनकी पेमेंट साइट में। तो सिंपली हम समझ गए कि वो दोनों सप्लायर बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुए, तो उनको अनप्रेजेंटेड करके मान लिया। इस दफा क्या हुआ कि जब हमने बैंक स्टेटमेंट मंगवाई तो उसमें एक चीज डिस्क्लोज हुई, राइट। क्या चीज डिस्क्लोज हुई कि एक चेक ऐसा इशू करा था, बैंक वाला हमें करेक्ट करवा रहा है, हमें इस एरर का बता रहा है कि आपने एक चेक इशू करा था 504 रुपए का, राइट। देखिएगा जरा सा अपने उस फॉर्मूले का देखिएगा। अब मैं कैश बुक में विथड्रॉ साइड की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे फॉर्मूले रिपीट भी हो जाते हैं ताकि याद रहे।
कैश बुक में कौन सी साइड पे गलती हो रही है, विड्रॉ साइड पे, याद रखिएगा। एक्चुअल अमाउंट कितना था स्टूडेंट, एक्चुअल अमाउंट आपका था 504, आपने 504 का चेक इशू करा था, राइट। लेकिन जब आप अपनी विड्रॉ साइट पे इसको रिकॉर्ड कर रहे थे, रिकॉर्डेड अमाउंट जो है वो आपसे हो गया 50.40। देखिए डिफरेंस देख सकते हैं स्टूडेंट, आपका जो एक्चुअल आपने बैंक में किसी के चेक इशू करा था 504 रुपए का, तो यकीनन आपको भी कैश बुक से 504 रुपए ही लेस करने चाहिए थे। लेकिन हुआ क्या स्टूडेंट, आपने अपनी कैश बुक से माइनस तो किए, माइनस सही किए, विड्रॉ साइड पे रिकॉर्ड किए, बट आपसे लेस हो गए से 50 रुपए 40 पैसे। तो यकीनन आपको मैं बार बार बता चुका हूं कि जब इस तरह का एरर आया कि एक्चुअल ये था, रिकॉर्ड ये हो गया, तो आपने अपनी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हमेशा कौन सा अमाउंट उठाना है, हमेशा आपने उठाना है डिफरेंस अमाउंट को लेना है। अब देखिए डिफरेंस कितना आता है, कैलकुलेटर यूज करते हैं जी जनाब। 504 माइनस 50.40, तो स्टूडेंट ये हमारा डिफरेंस आता है 453.60। तो फॉर्मूला इस तरह से याद रखिएगा कि कभी भी विड्रॉ साइड में एक्चुअल ज्यादा हो या मोर देन मैंने शो किया एरो से, और रिकॉर्डेड लेस देन हो गया और कम हो गया हो, तो हमेशा डिफरेंस को आप मजीद माइनस करेंगे कैश बुक से। स्टूडेंट ये बिल्कुल ऑथेंटिक बात है, हमेशा इस चीज को फॉलो किया करें जब भी इस तरह का एरर है। तो इसका मतलब है आज हमसे कैश बुक से 453.60 का अमाउंट मजीद क्या होगा स्टूडेंट, लेस होगा। लेस को हम इधर एरर कह देंगे, और एरर के आगे हम लिख सकते हैं क्योंकि ये किसी सप्लायर की पेमेंट के अगेंस्ट हुआ है, तो वो हमारा सप्लायर का अकाउंट कौन सा होगा, हम इसको मान लेते हैं अकाउंट पेबल। एग्री? तो क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे कैश बुक से, कितना लेस करेंगे स्टूडेंट, 453.60 माइनस होगा, और माइनस के लिए आपको पता है ब्रैकेट शो करके ताकि इजी हो जाए कि ये अमाउंट हमारा माइनस किया जाएगा। अगली ट्रांजैक्शन देखते हैं स्टूडेंट नंबर 6 में क्या कह रहा है स्टूडेंट, देखिएगा जी स्टूडेंट नंबर 6 ट्रांजैक्शन देखिएगा, मैं पढ़ रहा हूँ, लिखा नंबर 6 पे, अ चेक फॉर ₹220 रिटन बाय बैंक मार्क एज NSF चेक। दिख रहा है इजी, शाबाश। ये तो बहुत इजी है स्टूडेंट, इसमें तो कोई मुश्किल बात नहीं है, ये तो सिंपल कह रहा है कि आपके जब चेक रिटर्न हुए तो उसके अंदर एक चेक वैसे ही आ गया, उसके ऊपर बैंक ने मार्क लगाया हुआ था, उस मार्क का नाम था NSF। NSF का मैंने दूसरा नाम भी शुरू बताया था, क्या नाम होता है, डिसऑनर चेक। और ये वो चेक होते हैं जो हमारे कस्टमर से हमें मिले हुए होते हैं और हमने अपने बैंक में डिपॉजिट के लिए डाले हुए होते हैं, लेकिन अगर हमारे कस्टमर के पास पैसा नहीं होता, जब हमारा वो चेक कस्टमर के अकाउंट में जाता है और वहां से उसके अकाउंट में पैसा नहीं होता, तो वो चेक एज इट इज वापस आ जाता है डिसऑनर होके, NSF होके, राइट, ओके। तो उस वजह से मेरे बैंक में उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती, इससे वो बैंक हमें वापस करते हुए कहता है कि आपके कस्टमर में पैसे नहीं थे, ये चेक रिटर्न हो गया, NSF हो गया। क्योंकि जिस वक्त मैंने उस चेक को बैंक में जमा कराया होगा कस्टमर से रिसीव करने के बाद, फौरन कैश बुक में ऐड कर लिया होगा, राइट स्टूडेंट। तो आज जब वो चेक डिसऑनर हो गया, NSF हो गया, तो हमारी कैलकुलेशन क्या होगी, हमारी रिकॉर्डिंग क्या होगी कि हम अपनी कैश बुक से उस चेक को वापस माइनस या लेस कर देंगे, NSF चेक। ये कैश बुक से क्या होगा, माइनस होगा, 220 रुपए माइनस होंगे स्टूडेंट। सही स्टूडेंट, चलिए जी नंबर 6 ट्रांजेक्शन, नंबर 7 देखते हैं, 7 क्या ट्रांजेक्शन कह रही है हमसे। नंबर 7 देखिएगा, 7 में लिखा हुआ है, मैं पढ़ रहा हूँ, लिखा है ऑन December 31st द कंपनी रिसीव अ मेमोरेंडम फ्रॉम बैंक इंडिकेटिंग दैट द नोट ऑफ ₹1904 हैड बीन कलेक्टेड। शो रहा है स्टूडेंट, क्लियर हो रही है ट्रांजेक्शन, देख ली, शाबाश। स्टूडेंट यहाँ पे एक दो बातें और करना लाजमी है। अगर आप इस ट्रांजैक्शन में देखें तो एक नया वर्ड आपको दिख रहा है, मेमोरेंडम। दिख रहा है स्टूडेंट? जी सर बिल्कुल दिख रहा है। देखिए मेमोरेंडम क्या होता है और मेमोरेंडम को कैसे शो किया जाता है। मेमोरेंडम को हम शॉर्ट में मेमो भी कहते हैं, मैं मेमो ही लिख रहा हूँ, मेमो भी कहते हैं, राइट। स्टूडेंट होता ये है
कि कुछ काम बैंक हमारे अकाउंट में डायरेक्टली कर देता है जिसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास बाद में आती है। पहला बैंक उसकी ट्रीटमेंट कर देता है, या तो हमारे अकाउंट में कोई अमाउंट डायरेक्ट पेड कर रहा होता है, बैंक कर देता है, उसके ऑर्डर हमारे ही होते हैं, ऐसी बात नहीं है, ऑर्डर हमने दिए होते हैं या हमने बैंक को अथॉरिटी दी होती है। लेकिन बैंक अगर कोई काम डायरेक्टली करता है हमारे अकाउंट में, मतलब डिपॉजिट करता है या विड्रॉ करता है, तो उसकी इंफॉर्मेशन वो हमेशा मेमो के थ्रू हमें भेजता है, राइट स्टूडेंट। अच्छा जी, अब वो मेमो कैसे होते हैं, याद रखिएगा स्टूडेंट, हमेशा मेमो दो तरह के मेमो होते हैं। एक होता है हमारे पास डेबिट मेमो और एक होता है स्टूडेंट क्रेडिट मेमो, एग्री। अब जब वो मेमो भेजता है तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि डेबिट और क्रेडिट में डिफरेंस क्या है। वो ये डिफरेंस है कि बैंक के अंदर हमेशा जब भी कोई चीज हमारे अकाउंट से पैसा विड्रॉ होगा, डायरेक्टली हमारे अकाउंट से पैसा निकलेगा, या कोई भी वजह या कोई भी रीजन होगी जिसमें हमारा पैसा निकला होगा, राइट, तो बैंक उसकी इंफॉर्मेशन हमें मेमो के जरिए भेजता है और उसमें बड़ी तफसील से लिख देता है कि हमने आपके अकाउंट से पैसे माइनस कर लिए हैं ड्यू टू, राइट, वजह ये लिख देगा, ड्यू टू के बाद उसकी रीजन लिख देगा। हमें जब पता चलेगा अगर वो वैलिड रीजन होगी, कोई गलती नहीं है बैंक की, हमें पता है ये होना चाहिए था, लेस होना चाहिए था, बैंक ने कर दिए, आज हमें जब उसको डेबिट मेमोरेंडम से हमें पता चला, उसकी इंफॉर्मेशन आई, तो सिंपली हमें पता है कि डेबिट मेमोरेंडम भेजा है तो इसका मतलब है बैंक ने हमारे अकाउंट से माइनस किया है, हम भी अपनी कैश बुक में से क्या कर लें स्टूडेंट, माइनस कर लें। सिंपल। बिल्कुल इसका अपोजिट, अगर किसी वजह से, किसी रीजन से हमारे बैंक में पैसे कहीं से डिपॉजिट हुए, कहीं से पैसे आए, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो हमें डायरेक्ट नहीं आते, हमारे डायरेक्ट बैंक में आए थे, डायरेक्ट कोई कस्टमर जमा करा देता है, बिल्कुल ऐसा होता है। बाज़ दफ़ा कहीं हमने इन्वेस्टमेंट करी होती है, उसका प्रॉफिट हमारे अकाउंट में डायरेक्ट आ जाता है, बिल्कुल ऐसा होता है। तो किसी भी वजह से बैंक में अगर हमारा पैसा डायरेक्ट आ जाए तो बैंक उसकी इंफॉर्मेशन, राइट, हमें किस तरह बताएगा, कौन से मेमो से बताएगा स्टूडेंट, वो बताएगा क्रेडिट मेमो, क्योंकि बैंक का क्रेडिट का मतलब है डिपॉजिट साइड, सही है स्टूडेंट। बैंक डिपॉजिट कब करता है, वो क्रेडिट साइड में डिपॉजिट करता है। तो जब भी अगर बैंक हमें क्रेडिट मेमो भेजता है, समझ जाए, हम खुश हो जाएं कि हमारे अकाउंट में पैसा बढ़ा है, किस वजह से, उसकी रीजन मेमोरेंडम में मेंशन होगी। अगर जब भी बैंक की तरफ से डेबिट मेमोरेंडम आएगा, दुखी हो जाते हैं कि यार पैसे कट गए, माइनस हो गए, हमेशा, क्योंकि डेबिट में पैसा विड्रॉ होता है, हम भी कैश बुक से माइनस कर लेते हैं, और अगर क्रेडिट मेमोरेंडम आता है तो इसका मतलब पैसा बैंक में बढ़ा है तो उसको भी हम अपनी कैश बुक में प्लस कर देते हैं। क्लियर है। अच्छा, अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे मेमोरेंडम के आगे डेबिट और क्रेडिट तो मेंशन ही नहीं है, बिल्कुल सही है, सिर्फ मेमोरेंडम लिखा है स्टूडेंट, ये तो लिखा है डेबिट क्रेडिट। थोड़ी सी कॉमन सेंस भी यूज किया जाता है कि यार चलो डेबिट क्रेडिट नहीं बताया, इट्स ओके, लेकिन स्टूडेंट अगर हमें उसकी रीजन बता दी या हमें उसकी मतलब पर्पस बता दिया कि ये मेमोरेंडम में डेबिट की अमाउंट क्या किया है आपने, कोई कलेक्शन करिए, पैसा रिसीव किया या कोई पेमेंट करिए, तो खुद ही ऑटोमेटिकली हम समझ जाएंगे ये हमारा डेबिट मेमोरेंडम होगा या क्रेडिट मेमोरेंडम। तो स्टूडेंट क्या कह रहा है, वो जो मेमोरेंडम आया है उसकी रीजन क्या आगे लिख रहा है, मैं रिपीट कर देता हूं, फ्रॉम द बैंक लिखा है इंडिकेटिंग, क्या शो कर रहा है उस मेमोरेंडम में, दैट द नोट फॉर 1904 रुपीज हैड बीन कलेक्टेड, यानी कि बैंक ने हमारे नोट्स की कलेक्शन कर ली है। कॉमन सेंस है, कलेक्शन कर लिया, इसका मतलब 1904 रुपए बैंक में हमारे आए, डिपॉजिट हुए, तो कौन सा मेमोरेंडम होगा स्टूडेंट, कॉमन सेंस, क्रेडिट मेमोरेंडम होगा। तो आज जब मुझे चला स्टूडेंट मैं भी क्या कर लूं, सिंपली सर ऐड कर लें, शाबाश, मैं भी अपनी कैश बुक में ऐड कर लेता हूं, किस नाम से, नोट्स रिसीवेबल, सही स्टूडेंट, नोट्स रिसीवेबल के नाम से ऐड कर लेता हूं, कितना ऐड कर लेता हूं, 1904 रुपए, सही स्टूडेंट, ये कैश बुक में ऐड हो गया। आइएगा लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारी ट्रांजैक्शन है, देखते हैं इस सवाल की, जरा डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। लिखी हुई है अ डेबिट मेमो फॉर ₹10 was enclosed with the paid check for issuance of company's check book, राइट, दिख रहा है स्टूडेंट, सही स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, मेरी बात का प्रूफ मिल गया आप लोगों को अगली ट्रांजैक्शन में, है ना। अब बाकायदा लिखा है ट्रांजैक्शन में अ डेबिट मेमो फॉर ₹10, देखिए जी, छोड़ दें आगे क्या लिखा है, मैं रीजन तो बाद में पढ़ूंगा। कंपनी एक हमें डेबिट मेमो भेज रही है, राइट, भेज रही है डेबिट मेमो, राइट,
और क्या कहता है वाज ₹10 यानी कि मेमोरेंडम में ये शो होता है कि 10 रुपये डेबिट किए जा रहे हैं आपके अकाउंट से। कहता है इनक्लोज विद द पेड चेक, राइट, जब वो इनक्लोज यानी कि जब बैंक स्टेटमेंट आई तो उसमें उसके साथ अटैच था, इनक्लोज था। और अब उसमें रीजन क्या लिखी है, लिखा हुआ है फॉर इशुएंस ऑफ कंपनीज चेक बुक। हमने ड्यूरिंग द मंथ, यकीनन आपको पता है, हमें चेक भी देना होता है, एटीएम से भी चल रहा होता है, ऑनलाइन भी पैसे कट रहे होते हैं, लेकिन जाहिर बात है हमें पार्टीज को चेक भी देने होते हैं, तो चेक बुक भी हमारे पास अपने अकाउंट की होना लाजमी है। जब चेक बुक खत्म होती है तो यकीनन हम बैंक को रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे एक चेक बुक इशू कर दी जाए, राइट। तो बैंक हमें चेक बुक देता है, कुछ बैंक हमें चेक बुक फ्री भी दे रहे होते हैं सर्विसेज की शक्ल में, लेकिन हर बैंक ऐसा नहीं करता, चेक बुक के भी चार्जेस होते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, हमारी बैंक ने हमारी कंपनी के नाम पर एक चेक बुक इशू करा, चेक बुक हमें इशू करी और उसके अगेंस्ट 10 रुपये बैंक चार्जेस, चेक बुक चार्जेस डिडक्ट कर लिए। और उसकी इंफॉर्मेशन कैसे बताई, डेबिट मेमोरेंडम से, एग्री, राइट। जब आज मुझे बचा रहा तो स्टूडेंट मैं भी क्या करूंगा, सिंपली माइनस करूंगा चेक बुक चार्जेस। कितने स्टूडेंट, 10 रुपए माइनस किए जाएंगे। तो स्टूडेंट ये हमारी टोटल ट्रांजैक्शन हो गई। अब हम क्या करते हैं, प्लस माइनस करते हैं, जरा चेक कीजिएगा। मैं कैलकुलेटर यूज करता हूँ और आपको बताता हूँ। चलिए स्टूडेंट कैलकुलेटर आ गया। अब मैं इसकी प्लस माइनस कर रहा हूँ, वो तरीका मैं कई दफा बता चुका हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ, जरा ध्यान से किया करें। कैसे, आप सबसे पहले किसी बुक का जो पहले कॉलम का कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ ये ले लें। इसके अंदर जो अमाउंट आपको ऐड करना है, ऐड वाले आपको पता है विदाउट ब्रैकेट ऐड वाले होते हैं, ये लेस करने होते हैं। तो जो भी आप चाहे पहले ट्रीटमेंट कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सबसे पहले लिखते हैं 12,761 रुपए, 12,761.94। ये हमने रखा कैश बुक का बैलेंस जो दिया हुआ था, गलत था 12, इसी में हमें सही करना है। इसमें आप देखें तीन चीजें, तीन आइटम हमारी कैश बुक से इस करेक्शन में लेस होनी है। ये माइनस करना है, ये माइनस करना है और इसको माइनस करना है। तो माइनस करते हैं स्टूडेंट हम लोग 453.60, ये माइनस करते हैं, फिर हम माइनस करते हैं 220 माइनस करते हैं और लास्ट में 10 रुपीज माइनस करते हैं, राइट। ये तीनों माइनस करने के बाद एक आइटम हमारा प्लस हो रहा है, इसको हम प्लस करते हैं, 1904। तो स्टूडेंट हमारे पास बैलेंस आ रहा है इन सबके पास 1398.2.34। ये हमारा कैश बुक का फाइनल बैलेंस आ रहा है। जरा एक नजर हम पासबुक को भी देखते हैं, सेम वही ट्रीटमेंट 10034.7 ये बैलेंस दिया हुआ पासबुक का। स्टूडेंट देखें इसमें पासबुक में ये दो प्लस हो रहे हैं और ये माइनस हो रहा है। जो चाहे आप करें, पहले प्लस कर लें, पहले माइनस कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो पहले प्लस कर लेते हैं इस दफा, इसमें 5846.20 ये प्लस करते हैं और प्लस करते हैं 40, ये दोनों प्लस करने के बाद फिर माइनस कर देते हैं स्टूडेंट 1938.56। तो स्टूडेंट माइनस करके मेरे पास जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 1398.2.34। स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं आखिर में दोनों बुक के बैलेंस 100% सेम आ रहे हैं, इवन पैसे भी सेम आ रहे हैं दोनों के 34 पैसा 34 पैसा। मैंने यही बात की थी कि आपने अपने एक एक पैसे का भी ध्यान रखना है, आपका कोई एक पैसा भी इधर उधर गलत ना रिकॉर्ड हो जाए, राइट स्टूडेंट। तो ये हमारे एडजस्टेड बैलेंस हो गए। इस तरह से ये एक सवाल कंप्लीट हो गया। अगर वही सवाल पूरी कोशिश करिए कि आपका जो भी सवाल आपके जहन में आया उसको मैंने यहीं पे क्लियर कर दिया। लेकिन इन केस अभी भी आपको कुछ पूछना है तो आप लोग अपना व्हाट्सएप ग्रुप यूज कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास में एक नए क्वेश्चन और नई बातों के साथ हाजिर होंगे। जब तक इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़, टेक केयर।